आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो मेथड्स ऑफ गुडविल। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे गुडविल क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ फैक्टरिंग देख लिए थे, टाइप्स ऑफ गुडविल देख लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। पहला मेथड्स का नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा एवरेज प्रॉफिट में 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल इक्वल टू हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NYP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NYP। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो मेथड्स ऑफ गुडविल। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे गुडविल क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ फैक्टरिंग देख लिए थे, टाइप्स ऑफ गुडविल देख लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। तो क्या है ये मेथड्स ऑफ गुडविल। पहला मेथड्स का नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। दूसरा मेथड्स का नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड्स। और तीसरा मेथड्स का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हम लोग गुडविल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। आइए समझते इसको डिटेल में। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल इक्वल टू हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, NYP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NYP। और जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे ये ऑलवेज क्या होगा, गिवन होगा। ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चंस। ऑलवेज हमारा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। अब NYP होता क्या है, इसको समझते हैं। NYP का मतलब, जिससे मान लीजिए ये एक कंपनी है जिसका नाम है कैंपस। इसका नाम क्या है, कैंपस, जो शूज बनाती है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट कमाने का जो स्टेटस है कुछ इस तरह से है। 3 साल में 14 करोड़, 15 करोड़ और 13 करोड़, कुछ इस तरह से ये पैसा कमाती है कंपनी। तो इसका हम एवरेज प्रॉफिट जानना चाहते हैं। एवरेज प्रॉफिट यानी कि एनुअली ये कितना कमाती है। तो एनुअली ये कितना कमाती है, 14 करोड़, 12, 15 करोड़ और 13 करोड़ को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 42 करोड़। 42 को डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 14 करोड़ आ गया। 14 करोड़ आ गया। तो यानी कि इस कैंपस कंपनी का ये जो 14 करोड़ निकला है, ये क्या निकला है, ये निकला है एवरेज एनुअल इनकम, जो हर एक साल ये कमा रही है। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी को आप खरीद लेते हैं, ठीक। ये अब आपका कंपनी होगी, हाँ कैंपस अब आपकी हो गई, कैंपस ये आपका हो गया। अब जो इस प्रॉफिट कमाने का जो स्टेटस है अभी भी क्या है, इस कंपनी का सिमिलर ही है। अब तो इस मालिक बदल गया, अब इसका मालिक कौन है, अब आप इसके मालिक हैं। अब मालिक चेंज हो गया तो प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए। देखते हैं, 1 2 3 4, लेकिन अभी भी ये कंपनी जो है कितना कमा रही है, 14 करोड़। 14 करोड़ क्यों कमा रही है, मालिक तो बदल गया तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, एवरेज एनुअल इनकम। लेकिन कम नहीं हुआ, क्या है, पहले भी 14 करोड़ अभी भी 14 करोड़ ही क्या कमा रही है। जानते हो क्यों कमा रही है, जो ये कैंपस कंपनी है ये बहुत पुरानी है
और बहुत ज्यादा मेहनत कर करके अपना नेम और फेम बनाई है मार्केट में, मतलब रेपुटेशन बनाया है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि एफर्ट्स लगा करके तैयार किया है अपना वैल्यू को मार्केट में, जिसके कारण ऑनरशिप बदल गया, उसके बावजूद भी इसका प्रॉफिट क्या है, सिमिलर ईयर है, सिमिलर है। आने वाले सालों में भी, फ्यूचर में भी इसका क्या है, प्रॉफिट सिमिलर है। यानी कि मान लेते हैं अगले 4 साल ये कमाया 14 करोड़ 14 करोड़ 14 करोड़ 14 करोड़ कमाते जा रहा है सेम प्रॉफिट। तो किसके बदौलत कमा रहा है, कैंपस के बदौलत कमा रहा है। क्यों, कैंपस बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया पहले, पुरानी एफर्ट्स के कारण ये क्या कर रहा है, नया मालिक भी क्या पैसा कमा रहा है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एनवाईपी। यानी कि देखो उसको पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न each similar profit after change in ownership because of past efforts। पुरानी मेहनत से तो ऑनरशिप बदल गया, उसके बावजूद भी आपका प्रॉफिट का जो एनुअल इनकम है क्या है, सेम है आने वाले सालों में भी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवाईपी बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पुरानी मेहनत के कारण जो एफर्ट्स लगाए हैं आप, उससे आपका क्या है, प्रॉफिट सिमिलर फ्यूचर में भी क्या हो रहा है, आराइज हो रहा है, यानी कि आप कमा रहे हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवाईपी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवाईपी। जैसे 1 2 3 4, तो ये क्या है, एनवाईपी। तो अगर हमको मान लीजिए गुडविल निकालना है तो कैसे निकालेंगे गुडविल तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है, 14 करोड़ इंटू एनवाईपी कितना है, 4, यानी कि 56 करोड़ का इसका क्या है, गुडविल है। और एनवाईपी जो होगा क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा गिवन होगा। अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल बोलेंगे। यानी कि इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि जो आपका गिवन प्रॉफिट होगा, जैसे मान लीजिए ये आपके, ये रहा आपका प्रॉफिट, आप कुछ इस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। अब पहले साल का जो आपका प्रॉफिट है कितना है, तो 14,000 है। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 20,000 है। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है, तो 23,000 है। फिर आपका प्रॉफिट कितना है फोर्थ ईयर का, तो मान लेते हैं आपका, चलिए कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग, चलो 20,000 मान लेते हैं। ये आपके कमाने का स्टेटस है, कुछ इस तरह से प्रॉफिट आप कमाते हैं। तो अगर हम लोग इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 14,000, 20,000, 23,000 और मान लो यहां पे है ये 20,000, इसको जोड़ते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 20, 20, 40, 20, 23, 60, 60 और 10, 70, यानी कि 77। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, 77। ये आपका आया 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड करते हैं। 14,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 प्लस 20,000, तो ये आपका आया 77,000 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये आया 19,200
50 एवरेज प्रॉफिट। और हम लोग एनवाईपी मान लेते हैं अपने से, एनवाईपी मान लेते हैं, एनवाईपी मान लेते हैं 2 ईयर्स इंटू 2, तो आपका गुडविल कितना आएगा 19,250 इंटू 2, तो 38,500, ये आपका आया गुडविल इस तरह से। लेकिन मालूम है इस प्रॉफिट में एक पैसा शामिल है, लॉटरी इनकम 4,000 शामिल है। इस प्रॉफिट में भी कुछ शामिल है। क्या शामिल है भाई? तो इंटरेस्ट शामिल है, कितना? तो 6,000 शामिल है। इस प्रॉफिट में भी लॉस बाय फायर शामिल है 3,000। इस प्रॉफिट में शामिल है डिविडेंड रिसिप्ट, मान लेते हैं आपका 6,000 डिविडेंड रिसिप्ट शामिल है, और इसमें लॉस बाय फायर हो गया है इस साल। अब एक बात बताइए, जो हम लोग गुडविल निकालते हैं ना बाबू, गुडविल निकालते समय जो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट पर गुडविल निकालते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? तो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से जो प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे मान लो आपका कपड़ा का दुकान है, तो आप जो कपड़ा बेच करके पैसा कमा रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? मेन कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाएगा। या ज्वेलरी का शॉप है, तो ज्वेलरी का शॉप है तो आप ज्वेलरी का दुकान में ज्वेलरी का शॉप है तो उससे जो पैसा कमा रहे हैं वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन आप कभी कभी क्या करते हैं? तो बेटिंग करते हैं, आईपीएल में भी पैसा लगाते हैं या लॉटरी खेलते हैं, तो उस पैसे को क्या आप एक्चुअल प्रॉफिट बोलेंगे या मेन कोर्स ऑफ बिजनेस बोलेंगे, या आप अपने एफर्ट से कमाया गया पैसा बोल सकते हैं क्या? आपके एफर्ट से कमाया गया वो पैसा नहीं है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करें? एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट शामिल है, इंटरेस्ट मान लो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके एफर्ट से तो कमाया गया पैसा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं गुडविल निकालते समय। या लॉस बाय फायर हो गया। तुम ही सोचो, अगर आपके दुकान में आग नहीं लगा हुआ रहता, अगर आपके दुकान में आग नहीं लगा हुआ रहता, तो ये प्रॉफिट हमारा क्या होता? और ज्यादा होता। कितना होता? 26,000 होता। अगर यहां पे लॉटरी का इनकम शामिल नहीं होता तो यहां पे प्रॉफिट कितना होता? 10,000 होता। इसी चीज को कैलकुलेट करना, मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है ये रॉन्ग प्रॉफिट दिया हुआ है। ये जो प्रॉफिट दिया है ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है? करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? रॉन्ग प्रॉफिट है। ठीक, जिसके कारण आपका गुडविल का वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा? एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो प्रॉफिट है, जो कि जिसमें कि ये डिविडेंड शामिल है, लॉस बाय फायर शामिल है, इंटरेस्ट शामिल है, लॉस बाय लॉटरी इनकम शामिल है, इसको क्या करते हैं? प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये जो आइटम है ये हमारा क्या है? एबनॉर्मल गेन बोलेंगे, और ये भी हमारा क्या है? एबनॉर्मल गेन है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। यानी कि अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल गेन क्या होता है? ठीक, ये गुडविल जो हमारा निकला ये सही नहीं है, गलत है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है? तो देखिए एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन क्या होता है। एबनॉर्मल
गेन या एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, जैसे लॉटरी से कमा लिए, बेटिंग में पैसा कमा लिए, या एसेट को बेच करके पैसा कमा लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। मतलब जो आपके मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाया गया पैसा नहीं है, इस चीज को हम लोग, आप CMA करोगे या बीकॉम करोगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल में। और भी एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? व्हेन लॉस ऑकर ड्यू टू मिस्टेक, ड्यू टू बैड हैंडलिंग, जैसे में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गलत हाथों से हो गया। अब मान लीजिए आग लग गया, तो आग लग गया तो आपकी गलती है, ये क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लॉस। तो अगर ये सोचा जाता है बिजनेस में कि अगर आग नहीं लगा हुआ रहता तो क्या होता? आग अगर नहीं लगा हुआ रहता तो ये प्रॉफिट हमारा क्या होता? बढ़ा हुआ होता। अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो ये प्रॉफिट हमारा क्या होता? घटा हुआ रहता। अगर ये एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ रहता तो हमारा प्रॉफिट क्या होता? ये घटा हुआ रहता। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको अब देखिए, इसको हम निकालते हैं इस चीज को, गुडविल। ये तो गुडविल हमारा क्या है? गलत निकला है। क्यों गलत निकला है? क्योंकि इसमें क्या शामिल है? लॉटरी से कमाया गया पैसा शामिल है। आपको क्या बोले कि गुडविल निकालते समय कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? तो एक्चुअल प्रॉफिट लेते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? देखिए इसका करेक्ट प्रॉफिट 4000 शामिल है, यानी कि 10,000, 6,000 इसमें शामिल है, 14,000। इसमें लॉस बाय फायर, अगर रेशनल मेकिंग डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस में, रेशनल मेकिंग डिसीजंस, उसका मतलब ये होता है कि अगर आग नहीं लगा हुआ रहता तो आपका प्रॉफिट कितना होता? 26,000 होता। और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, लाभांश, तो ये हमारा क्या होगा? 14,000। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, तो डिवाइडेड बाय 4, इसको आप जोड़ लीजिए। 10,000, 14,000, 26,000 प्लस 14,000, तो ये आ गया 64,000। डिवाइड कर दो 4 से, तो ये आ गया आपका 16,000। क्या आया? 16,000। तो 16,000 जो आया हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल हमारा कितना हो जाएगा? तो 16,000 इंटू NYP 2 ले लिए हैं 2, तो 32,000। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट गुडविल है। यानी कि गुडविल निकालते समय हम लोग कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? तो एक्चुअल प्रॉफिट लेते हैं। और एक्चुअल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो एफर्ट से कमाया गया, जो आप अपने मेहनत से कमाए, उसको हम लोग बोलेंगे। तो देखिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? तो प्लस करते हैं। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि ये आइटम है, डिप्रिसिएशन ऑन दिस फॉर ऑल द ईयर्स, एबनॉर्मल गेन। अब आ गया एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, रिकरिंग इनकम, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट कॉस्ट, फ्यूचर एक्सपेंसेस like insurance premium paid for futures, revenue expenditure treated as capital expenditure, depreciation on this for all the years। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं? प्लस और माइनस। यानी कि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? प्लस। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? माइनस। तो हमारा क्या निकल जाता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट। वी टेक एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इसमें हम लोग पहला टॉपिक एक देखते हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। तो देखिए एक बार इसको और हम लोग देखते हैं।
एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। जैसे ये प्रॉफिट यहां पे हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ले लेते हैं हम लोग 1 लाख ले लेते हैं प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं यहां पे 1,50,000। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉफिट में क्या शामिल है। हम मान लेते हैं कि इस प्रॉफिट में शामिल है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट शामिल है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट शामिल है। कितना? 20,000। इस प्रॉफिट में हम मान लेते हैं कि लॉस बाय फायर दिया हुआ है 50,000। तो लॉस बाय फायर क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एबनॉर्मल गेन है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग को निकालना है, तो गिवन प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है, तो माइनस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? तो 20,000 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 80,000, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलेंगे। इसमें भी हम लोग गिवन प्रॉफिट ले लेते हैं, कितना है? 1,50,000, माइनस कर देते हैं लॉस बाय फायर, सॉरी प्लस कर देते हैं लॉस बाय फायर, कितना? 50,000, ये आ गया 2 लाख। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये लॉस बाय फायर क्यों प्लस किए? इसलिए प्लस किए क्योंकि बिजनेस में ये सोचा जाता है कि अगर आग नहीं लगा हुआ रहता तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता। और यहां पर एसेट को बेच करके कमाया गया पैसा इसमें शामिल है, तो ये अगर एसेट नहीं बेच करके कमाया हुआ पैसा रहता तो ये हमारा प्रॉफिट कितना होता? 80,000 होता। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यानी कि देखिए, एबनॉर्मल गेन आर डिडक्टेड फ्रॉम द गिवन प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेज आर एडेड बैक टू देम गिवन प्रॉफिट। तो देखिए, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिए, एबनॉर्मल गेन को क्या कर दिए? हम माइनस कर दिए। क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्सेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ रुपए है उसके जेब में पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये कंपनी क्या सोची कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने का सोची। अब ये जो टाटा जो है कहां पैसा इन्वेस्ट की? मारुति में। टाटा भी गाड़ी बनाती है और मारुति भी क्या? गाड़ी ही बनाती है। अब टाटा जो है किसका शेयर खरीदा? शेयर परचेस्ड मारुति का। कितने का? तो 50 करोड़ रुपए का। ये भी गाड़ी बनाती है और ये भी गाड़ी बनाती है, यानी कि दोनों का बिजनेस क्या है? दोनों का लगभग सिमिलर बिजनेस है, दोनों गाड़ी बनाने का काम करती है। इसी को यानी कि टाटा जो है प्रॉफिट कमाने के मोटो से अपना शेयर इन्वेस्ट नहीं की,
या शेयर पर पैसा नहीं खर्च की, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो पैसा हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब सिमिलर बिजनेस में जो पैसा हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टिंग मनी इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस टू प्रमोट और एक्सपेंड वंस ऑन बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दैट इज फर्दरांस ऑफ बिजनेस। फर्दरांस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये है टाटा। इस बार टाटा जो है अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करती है, तो मान लेते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, अडानीज कंपनीज में अपना पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। कितना, 50 करोड़ है इसके पास। कहां इन्वेस्ट की, अडानी कंपनी में। तो परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीद लिए, कितने का, 50 करोड़ का। अब अडानी जो कंपनी है उसका बिजनेस क्या चीज का है, तो पोर्ट का बिजनेस है, बंदरगाह वगैरह का, और ये रेलवे का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेनी बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, रेलवे का है प्राइवेट, उसका ये है, ट्रेन रेल वगैरह है, ये सब चलता है उसका बिजनेस। गाड़ी बनाने का तो डेफिनेटली बिजनेस है नहीं, क्लियर है, पोर्ट का बिजनेस है उनका। तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो इसमें पैसा इन्वेस्ट की है, निवेश की है, सेम टाइप ऑफ बिजनेस तो नहीं है। ये गाड़ी बनाती है और वो पोर्ट का बिजनेस है, दोनों का अलग अलग बिजनेस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसमें इस बार टाटा एंड कंपनी का मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना। मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, अलग अलग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाना है, फंड जनरेट करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए, दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू earn revenue by investing surplus funds and not for purpose of furtherance of own business। अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस बार इन्वेस्ट नहीं किया गया है, प्रॉफिट को कमाने के लिए जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अदर टाइप ऑफ बिजनेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो ये क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन प्रॉफिट्स में। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, गिवन प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। ठीक, गिवन प्रॉफिट इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है, ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, नॉन ट्रेड होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, गिवन प्रॉफिट में माइनस कर देना होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज एज्यूम इन्वेस्टमेंट एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या मान लिया जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा और गिवन प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा। क्यों माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो देख लीजिए अदर टाइप ऑफ बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मानेंगे। एक और पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होता है प्लस, और इस पर चार्ज किया गया डिप्रिसिएशन,
डिप्रिसिएशन ऑन दिस फॉर ऑल द ईयर्स क्या होता है, माइनस होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक पॉइंट आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसको हम समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जो पैसा हम लोग लगाते हैं बिजनेस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीन परचेज करना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, ये सब हम लोग खरीद लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। गलती क्या हुआ है कि मान लीजिए कि हम एक मशीन परचेज करते हैं, मशीन परचेज किया गया 2 लाख रुपए का, जिस पर डिप्रिसिएशन है 10%, एट द रेट कितना है, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो गलती क्या हुआ है देखिए आपसे, ये है बाय प्रॉफिट, ले लेते हैं प्रॉफिट 1 लाख, मान लेते हैं कि सैलरी है 20,000, मान लेते हैं कि रेंट है 10,000, और टू डिप्रिसिएशन कितना है, डिप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 20,000, तो 1 लाख, यहां भी 1 लाख, तो हमारा प्रॉफिट निकल गया, करेक्ट प्रॉफिट कितना, तो 20 20 40 10 50 50,000, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट प्रॉफिट। ये है हमारा करेक्ट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन आपसे गलती क्या हुआ कि बाय प्रॉफिट इसको करते क्या है, इस मशीन के वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 20,000। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये मशीन का वैल्यू कितना है 20,000, मशीन परचेज्ड है मान लेते हैं 20,000, तो 20,000 का 10% 2,000, तो 20 10 30 2 32,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 68,000। मशीन का वैल्यू क्या है 20,000, $68,000। अब हम लोग ले लेते हैं यहां पे कितना, 1 लाख प्रॉफिट ले लेते हैं, टू सैलरी 20,000, टू रेंट 10,000, टू मशीनरी कितना 20,000 ले लिए हम, ये हो गया
1,00,000, ये हो गया 1,00,000। तो ये हमारा निकल गया टू प्रॉफिट 20, 20, 40, 10, 50, यानी कि ये हमारा निकल गया 50,000। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। ये जो हमारा प्रॉफिट निकला है, ये जो प्रॉफिट निकला है सही है, लेकिन ये जो प्रॉफिट हमारा निकला है वो क्या है? गलत है। ये प्रॉफिट हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए आप यहां पे हम मशीन को क्या कर दिए हैं? डेबिट कर दिए हैं, जबकि मशीन हमारे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसको हम क्या ट्रीट कर दिए हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिए हैं? डेबिट कर दिए हैं। जबकि मशीन को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए कुछ इस तरह से, ऐसा होना चाहिए। ये है मशीन, मशीन का वैल्यू कितना है? तो 20,000 है, और माइनस डिप्रिसिएशन कितना? तो 10% 2,000 हो जाएगा 18,000। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गलती क्या हुआ है? तो मशीन को लिख दिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखना क्या चाहिए था? डिप्रिसिएशन। लिख दिए क्या हम? मशीन। तो ये हमारा गलत प्रॉफिट आ गया। अब इस गलती को सुधारना है, इस गलती को क्या करना है? सुधारना है। तो क्या लिखा गया है आप देखिए उस नोट्स में, देखिए इस फॉर्मेट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या किया गया है? प्लस, और डिप्रिसिएशन ऑन दिस फॉर ऑल द ईयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उसको क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट कर दिया गया है तो गिवन प्रॉफिट में क्या होगा? प्लस कर दिया जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो चार्ज किया गया है डिप्रिसिएशन, यानी कि जो मशीन पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? करेक्ट प्रॉफिट। चलिए देखते हैं इस चीज को। देखिए, we have to add back this error in the given profits and deduct its depreciation from all years। तो देखिए, given profit कितना है? गलत जो प्रॉफिट है 50,000 है, प्लस कर दो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्लस कर देते हैं कितना? 20,000 प्लस, और माइनस कर देते हैं इस पर डिप्रिसिएशन। कितना है? 2,000। तो देखिए आ गया हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि करेक्ट प्रॉफिट 68,000। देखिए 68,000। वो यहाँ क्या बाबू? हाँ, यहाँ पे ये मशीन का वैल्यू हम ज़्यादा ले लिए थे, प्रॉफिट हमारा कम था। मशीन का वैल्यू हम 2 लाख ले लिए थे और प्रॉफिट हमारा कितना था? 1 लाख। वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, एक जीरो को हम हटा दिए तो कितना हो गया? 20,000 हो गया। 20,000 का कितना ले लिए? 10%। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। हाँ, अब ज़्यादा लेना, वैल्यू ज़्यादा लेना, वैल्यू ज़्यादा ले लेना, क्योंकि मैंने क्या किया था? 2 लाख ले रहा, प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 1 लाख, और मशीन का वैल्यू हम कितना ले लिए थे? 2 लाख। तो ज़्यादा हो गया ना, तो लॉस में जा रहा था। मेरे को समझाना है प्रॉफिट। ओके, चलो ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। एक और पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार क्या गलती हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप क्या मान लिए हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जस्ट उल्टा, ऑपोजिट कर दीजिए। तो गिवन प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे? माइनस, और इस पर जो डिप्रिसिएशन है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे कि देखो इस फॉर्मेट में, आप इस फॉर्मेट में देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या कर दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन इस पर चार्ज किया गया डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आकर के यहां पे प्लस हो जाएगा। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यानी कि मशीन पर चार्ज किया गया डिप्रिसिएशन माइनस होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है तो उस केस में डिप्रिसिएशन हमारा क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में डिप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में डिप्रिसिएशन हमारा क्या होगा, प्लस होगा। जस्ट opposite, we have to deduct this error in the given profit and add its depreciation in all years। इसलिए डिप्रिसिएशन को यहां पर हम क्या किए हैं, प्लस किए हैं। क्लियर है? चलिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं बाई बाई एज्यूमिंग फिगर है, एज्यूमिंग फिगर है, बाई सेल्स 1 लाख ले लेते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं 50,000, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेज 15,000, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 ले लेते हैं। तो 1,50,000, ये भी आ गया 1,50,000। तो यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो 15 5 20 और 10 30, यानी कि ये आ गया 1,20,000। आपसे गलती क्या हुई कि बाई सेल्स कितना है, 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इस बार आप कितना ले लिए, 70,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो 10,000 है, टू परचेज 15,000, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। तो 1,70,000, 1,70,000। तो इस बार जो आपका प्रॉफिट आया है कितना आया है, 1,70,000 माइनस 15 5 20 और 10 30, तो ये आया आपका 1,50,000। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है ये क्या है, करेक्ट है, यानी कि सही, और ये जो हमारा प्रॉफिट है क्या है, रॉन्ग है, यानी कि गलत प्रॉफिट दिया है। तो ट्रीटमेंट क्या है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, क्या करते हैं हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को। तो देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, गिवन प्रॉफिट में माइनस करते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो हमको क्या निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, वो तो गलत प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए तो देखिए
गिवन प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो माइनस कर देंगे। देखिए एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50, और यहां पर लिख दिए हैं कितना? 70,000। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब कितना से गलती हुआ है? कितने से गलती हुआ है? होना चाहिए था 50, लिख दिए हैं आप कितना? 70, यानी कि 20,000 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, 20,000 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 50 और 20 70। ये प्रॉफिट 1,70,000, तो 15 5 20 और 10 30, 1,70,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,40,000। ये हमारा आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000। 1,70 माइनस 30, हाँ ठीक है, 1,40 आ जाएगा, सॉरी 1,40,000। तो जो यहां माइनस होगा क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दोनों का डिफरेंस 50 और 70 का डिफरेंस कितना है? 50 और 70 का डिफरेंस 20,000 है, 20,000 है। इस प्रॉफिट को भी हम लोग को सुधारना होगा। 1,40,000, तो 1,40,000 माइनस 20,000, तो ये आ गया हमारा 1,20,000। ये हमारा क्या कहलाएगा? करेक्ट प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा एक और कॉन्सेप्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सिमिलर होगा, जस्ट सिमिलर होगा। जैसे मान लीजिए ओपनिंग और क्लोजिंग किसको बोलते हैं? मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2024 को, तो ये साल जो है कब खत्म हो जाएगा? 31/3/2025 को। अब मान लीजिए ये आइसक्रीम का डब्बा है, ये सब आइसक्रीम है, ये सेल हो गया, ये भी सेल हो गया। 2 आइसक्रीम का डब्बा क्या हो गया? बच गया। 2 आइसक्रीम का डब्बा क्या हो गया? बच गया। तो ये जो 2 आइसक्रीम का डब्बा बच गया, ये कौन से ईयर का कहलाएगा? 2024 का बच गया। तो जस्ट जहां पे 2024 खत्म होगा वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? 1/4/2025, 1/4/2025। तो ये इस आइसक्रीम के डब्बे को क्या करोगे? आप फेंक दोगे थोड़ी, अगले साल बेचेंगे। यानी कि ये जो 2 डब्बा यहां बच गया है आइसक्रीम का, 2 डब्बा जो है क्या है? बच गया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ करेंट ईयर। पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है करंट ईयर का क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। देख लीजिए आप, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको क्या करना होगा? रटना होगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का क्वेश्चंस को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है? रिवाइज कर लेना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।